नमस्कार। सिद्धि एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। अशोक के अभिलेख पढ़ रहे थे और अशोक के जो अभिलेख हैं वो हम लोगों को 4 वस्तुओं पे मिलते हैं। तो छोटा क्वेश्चन जो बनेगा आप लोगों के लिए वो यही बनेगा कि अशोक के अभिलेख कितने प्रकार की वस्तुओं पे मिलते हैं। तो ये कोई हार्ड टॉपिक नहीं है। अभिलेखों के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो वो पूछा जाता है स्तंभ अभिलेखों के बारे में और शिलालेख अभिलेखों के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट है वो शिलालेख अभिलेख है। शिलालेख के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। और इनके बारे में यही पूछा जाता है कि शिलालेख कौन से स्थानों पे मिले, कितने प्रकार के मिले और इनमें क्या क्या लिखा गया है। इन्हीं चीज़ों के बारे में पूछा जाता है और इन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो चलो क्लास करते हैं शुरू। तो पहला 4 वस्तुओं पे मिलते हैं, उनमें प्रथम है शिलालेख, दूसरे हैं स्तंभ लेख, तीसरे हैं वो है मर्दमांड लेख और चौथे हैं वो है गुहा लेख। तो सर्वप्रथम जिसका हम अध्ययन करेंगे जो ज्यादा पूछा जाता है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो है शिलालेख। वो है शिलालेख। इस शिलालेख के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। जो पीछे ने मैंने पढ़ाया था उनको आप देख लेना, ध्यान पूर्वक देख लेना कि उनके अंदर मैंने कौन कौन से अभिलेखों की चर्चा की है और जो की है वो विस्तार पूर्वक की है कि इसे कहाँ से प्रेरणा प्राप्त हुई। एक अच्छा क्वेश्चन जो 10th लेवल का बनता है, छोटा क्वेश्चन 1 नंबर का बनता है, वो है कि अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई थी। सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए कि अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई थी। तो वो हुई थी डेरियस प्रथम से। डेरियस प्रथम से। ये डेरियस प्रथम था, वो ईरान का शासक था, ईरानी राजा डेरियस प्रथम से अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा प्राप्त हुई थी। अब हम इसके बारे में जिक्र पीछे कर चुके हैं, जो भी चर्चा करनी थी। आगे हम चर्चा करते हैं कि जो वृत्त शिलालेख है, शिलालेख भी 2 प्रकार के प्राप्त हुए हैं, लघु शिलालेख और वृत्त शिलालेख। 2 प्रकार के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। जो लघु शिलालेख प्राप्त हुए हैं उनकी संख्या भी 25 है और 25 स्थानों पे प्राप्त हुए, ठीक है ना। जो लघु शिलालेख हैं उनकी संख्या 25 है और 25 ही स्थानों से प्राप्त हुए हैं। तो उनके बारे में हम जिक्र नहीं करेंगे। एक बार हमें पढ़ना है वृत्त शिलालेख। तो वृत्त शिलालेखों की जो संख्या है वो कितनी है? 14, ठीक है ना। 8 स्थानों से प्राप्त हुए, 8 स्थानों से मिले हैं ये शिलालेख। संख्या है 14। वृत्त शिलालेखों की संख्या कितनी है ध्यान में रख लेना, 14 है और स्थान कितने हैं? वो है 8, ठीक है ना। अब बारी आती है कि ये कौन सी भाषा में लिखे गए, कौन सी लिपि में लिखे गए। तो अशोक के जितने भी शिलालेख हैं, ठीक है ना, और जितने भी लेख हैं उनकी जो भाषा मिलती है वो 4 प्रकार की लिपियां मिलती हैं। 4 प्रकार की जो लिपियां मिलती हैं वो अशोक के अभिलेखों की लिपियां मिलती हैं। उनमें से एक लिपि है ब्राह्मी। भारत में सर्वाधिक अभिलेख इसी भाषा में मिले हैं, ब्राह्मी लिपि में। दूसरी है खरोष्टी। पाकिस्तान के अंदर जो अभिलेख मिले हैं वो खरोष्टी लिपि के अंदर मिले हैं। तीसरी लिपि है अरेमाइक। विदेशों में जो अभिलेख मिले हैं वो अरेमाइक के लिपि में मिले हैं। और चौथी लिपि है यूनानी। और जो यूनान के अंदर अभिलेख मिले हैं वो यूनानी लिपि के अंदर मिले हैं। तो ये चीज आप ध्यान रख लेना कि अशोक के अभिलेखों की लिपियां कितनी हैं। तो अशोक के अभिलेखों की जो लिपियां हैं वो 4 लिपियां हैं, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरेमाइक लिपि और यूनानी लिपि। इन चारों चीजों का आप ध्यान रखना। अब आती है बारी भाषा की कि अशोक की जो अभिलेख मिले हैं उनकी भाषा क्या है। तो भाषा है वो है प्राकृत, अरेमाइक और यूनानी। 3 प्रकार की भाषाएं मिली हैं। पहली मिली है प्राकृत,
दूसरी मिली है अरेमाइक और तीसरी मिली है यूनानी। अब प्राकृत भाषा में जो अभिलेख मिले हैं वो भारत व पाकिस्तान के हैं, विदेशी अरेमाइक है, और यूनान के विदेशी है वो यूनानी भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है ना। अब आप क्वेश्चन करोगे सर ये ब्राह्मी लिपि कौन सी होती है? तो ब्राह्मी लिपि होती है जो हम ये यूज करते हैं, हम लोग लिखते हैं, यही लिपि है, वो है ब्राह्मी लिपि। ठीक है ना। हम कहाँ से लिखते हैं? बाएं से दाईं तरफ लिखते हैं, बाएं से दाईं तरफ लिखते हैं। तो बाएं से शुरू होकर के दाईं तरफ जाने वाली लिपि होगी वो ब्राह्मी लिपि होगी। अगला आप क्वेश्चन करोगे कि खरोष्टी लिपि कौन सी है सर? तो देख लो कि खरोष्टी लिपि होती है वो लिखी जाती है दाईं से बाईं ओर। ये दाईं है, यहां से स्टार्ट होगी और बाईं ओर चलेगी, वो होगी खरोष्टी लिपि। ठीक है ना। तो ये दो प्रकार की लिपियां हैं जो भारत व पाकिस्तान में लिखे गए अभिलेखों द्वारा प्राप्त की गई है। अरेमाइक लिपि विदेशी भाषा है, यूनानी लिपि विदेशी भाषा है। ठीक है ना। ना ही मेरे को आती है, ना ही आपको इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अगला, वृहत शिलालेखों की संख्या मैंने आपको बता दी, इनकी संख्या है 14, 8 स्थानों से मिले हैं। अब 8 स्थान कौन कौन से हैं, वो कहां से प्राप्त हुए हैं? सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि कहां से नाम याद है, कैसे करें। तो उसके लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है जो आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है ना। अगर किसी को सीधे याद हो तो सीधे याद कर लेना, और अगर सीधे याद नहीं हो तो इस ट्रिक के अनुसार याद कर लेना। तो वो 8 स्थान ये हैं। शाम को जो सोए गधा, भाई शाम को सोने वाला, लोग रात्रि को सोते हैं, जो शाम को सोएगा वो गधा ही तो होगा। बस इतनी सी लाइन याद कर लो, आपको 8 स्थान याद हो जाएंगे। वहां से 14 अभिलेख मिले, उनकी भाषा याद करवा दूंगा। ठीक है ना। और जो भी चीज है इनका अंदर का मैटर है वो सारा मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो पहले करते हैं शाम को जो सोए गधा। सा का है शहबाज गढ़ी। स्थान कौन सा हो जाएगा? शहबाज गढ़ी। कहां पे स्थित है? पेशावर में। कहां पे स्थित है? पेशावर में। पेशावर कहां पड़ता है? पाकिस्तान के अंदर। पेशावर कहां पड़ता है? पाकिस्तान के अंदर। अब पाकिस्तान में जो भी लेख मिलेगा उसकी लिपि आंख बंद करके लिख देना, खरोष्टी लिपि ही होगी। खरोष्टी लिपि ही होगी, क्योंकि ये लोग लिखते हैं दाएं से बाएं ओर, दाएं से बाईं ओर चलते हैं, इसलिए इसकी लिपि कौन सी होगी? खरोष्टी लिपि होगी। और भाषा कौन सी होगी? वो प्राकृत होगी। जो हिंदुस्तान में चलती है प्राकृत भाषा, वही पाकिस्तान में चलती है प्राकृत भाषा। ठीक है ना। तो भाषा सभी लेखों की जो भारत में व पाकिस्तान में प्राप्त हुए हैं, उन्हीं सभी लेखों की भाषा है वो प्राकृत होगी, ये ध्यान रखना। और यूनान में और अरेमाइक में जो प्राप्त अभिलेख हुए हैं उनकी उनकी अलग होगी। ठीक है ना। तो भारत व पाकिस्तान में जितने भी स्थानों पे अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं उन सबकी भाषा होगी वो प्राकृत भाषा ही होगी। और पाकिस्तान में जो भी लेख मिले हैं उन सबकी जो लिपि होगी वो खरोष्टी लिपि ही होगी। तो पेशावर पड़ता है पाकिस्तान में, इसलिए इसकी लिपि कौन सी हो गई? खरोष्टी लिपि। तो सा आ गया। अब आएगा मैं, सा मैं। मानसेरा, ये मानसेरा भी पड़ता है पाकिस्तान में। ठीक है ना, हजारा के अंदर मानसेरा स्थान है, वो भी पड़ता है पाकिस्तान में, हजारा के अंदर। ये डॉट डॉट लगाया क्योंकि ये यहां पे आ जाएगा पाकिस्तान। ठीक है ना। इसकी लिपि भी कौन सी हो जाएगी? खरोष्टी। ठीक है ना। इसकी लिपि भी हो जाएगी खरोष्टी। और भाषा मैंने बता दिया कि प्राकृत होगी सभी लेखों की। जो भारत और पाकिस्तान में अभिलेख प्राप्त हुए उन सबकी भाषा प्राकृत होगी। अगला आ जाएगा सामय को। तो ये आ गया अपना को। ठीक है ना। इस को का बन जाएगा कालसी। कालसी पड़ता है, वो पड़ता है देहरादून में, और देहरादून पड़ता है उत्तराखंड में। एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम है कालसी, और डिस्ट्रिक्ट है देहरादून, और राज्य है उत्तराखंड। और ये सारे ही पड़ते हैं, ये कस्बा, ये डिस्ट्रिक्ट, ये राज्य, और पड़ेगा ये भारत के अंदर। स्थान है ये भारत का, और भारत में लिखी जाने वाली लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। ठीक है ना। और इसकी जो भाषा हो जाएगी वो प्राकृत हो जाएगी।
भाषा हो जाएगी वो प्राकृत हो जाएगी। तो भाषा में तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, आठों के आठों अभिलेखों की भाषा है ना, आठों स्थानों की भाषा प्राकृत है, आठों स्थानों की भाषा प्राकृत है, 14 लेखों की भाषा वो भी प्राकृत है। लिपि दो पाकिस्तान वालों की छोड़ दो, उन दोनों की खरोष्टी है, बाकी जो पीछे बचते हैं 6 लेख, 6 स्थान, उन 6 स्थानों की जो भाषा मिलेगी वो भी आपको प्राकृत मिलेगी, लिपि मिलेगी वो आपको ब्राह्मी मिलेगी, ठीक है ना। अगला आएगा जोगट। जोगट पड़ता है उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा, और उड़ीसा पड़ता है भारत के अंदर। तो भारत के अंदर पड़ेगा तो भारत में कौन सी लिपि मिलेगी, ब्राह्मी लिपि मिलेगी। ये रहा डॉट डॉट इसलिए लगाएंगे यहाँ पे सेम नाम आने वाला है, तो ये ब्राह्मी लिपि भाषा, ये सेम प्राकृत, ठीक है ना। अब जो सो का है सोपार, सोपार पड़ता है वो महाराष्ट्र में पड़ता है, और महाराष्ट्र पड़ता है भारत में, ठीक है ना। लिपि क्योंकि भारत में है तो भारत की सारी लिपियां ब्राह्मी लिपि होगी और भाषा होगी वो प्राकृत होगी। तो 8 स्थानों की जो भाषा है वो प्राकृत है, और जो लिपि है वो पाकिस्तान में केवल खरोष्टी मिलती है, भारत में जो मिलती है वो ब्राह्मी लिपि मिलती है। तो लिपि के बारे में झंझट ही मत पालना, लिपि के बारे में आप लोग कोई भी झंझट मत पालना। भारत के स्थानों पे मिलेगी वो ब्राह्मी लिपि होगी, और पाकिस्तान में मिलेगी वो खरोष्टी लिपि होगी। पाकिस्तान और भारत दोनों स्थानों की भाषा होगी वो प्राकृत होगी, ठीक है ना। अगला एरनगुड़ी, एरनगुड़ी पड़ता है वो आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ता है, और आंध्र प्रदेश पड़ता है भारत के अंदर, आंध्र प्रदेश पड़ता है भारत के अंदर, और इसकी भारत के अंदर पड़ता है तो इसकी लिपि भी हो जाएगी ब्राह्मी लिपि और भाषा भी हो जाएगी प्राकृत। गिरनार, इस गिरनार अभिलेख को जूनागढ़ अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान में रखना कौन से अभिलेख को जूनागढ़ अभिलेख के नाम से जाना जाता है, तो वो आएगा गिरनार अभिलेख, जो कि जूनागढ़ पड़ता है गुजरात राज्य के अंदर, जो कि भारत का एक राज्य है, जो कि भारत का एक राज्य है। इसकी लिपि भी हो जाएगी ब्राह्मी लिपि और भाषा भी हो जाएगी प्राकृत भाषा। अगला आएगा धौली। धौली पड़ता है वो पड़ता है उड़ीसा के अंदर, और उड़ीसा भारत का एक राज्य है। तो भारत का राज्य है तो लिपि ब्राह्मी, भाषा प्राकृत, ये चीजें अपनी हो गई, ठीक है ना। लेकिन अब इसके अंदर आगे पढ़ेंगे तो 2 स्थान ऐसे मिलते हैं जहां पे हमें 11 व 12 व 13 अभिलेख प्राप्त नहीं होते। 11 नंबर का, 12 नंबर का और 13 नंबर का, ये 3 अभिलेख हमें प्राप्त नहीं होते। 11, 12, 13 वो 2 स्थान है उड़ीसा के, ठीक है ना। उड़ीसा कहाँ है, एक ये रहा और एक है ये रहा। उड़ीसा में कौन सा है, जोगट, और एक उड़ीसा में कौन सा है, धौली। जोगट में धौली के अंदर 11, 12 व 13 तीनों अभिलेख हमें प्राप्त नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, तो इनके स्थान पर पृथक अभिलेख मिलते हैं, अलग अलग अभिलेख मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें ध्यान रख लेना कि जोगट व धौली अभिलेखों के अंदर 11, 12 व 13 अभिलेख स्थानों के अंदर, जोगट व धौली स्थानों के अंदर 11, 12, 13 के लेख प्राप्त नहीं होते हैं, और इनके स्थान पे जो मिलते हैं वो पृथक अभिलेख प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। और इन्हीं जो पृथक अभिलेख प्राप्त होते हैं इन्हें क्लिंग अध्यादेश कहा गया है। उड़ीसा में क्लिंग पड़ता था जो अशोक ने जीता था, ठीक है ना। उसके बाद में अशोक ने दम ग्रहण किया था, 8वें वर्ष किया था, ये चीज आपको मैं पढ़ा चुका हूं। इससे आगे क्लिंग अध्यादेश, क्लिंग अध्यादेश इसलिए कहा जाता है
क्योंकि वहां की जनता को संबोधित करने के लिए, उनसे प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक व्यवहार प्राप्त करने के लिए एक अध्यादेश लाया गया जिसका नाम कलिंग अध्यादेश रखा गया। और उसने जनता को संबोधित करने के लिए ही इन अभिलेखों को लिखाया था अशोक ने। ठीक है ना। तो 11, 12 व 13 अभिलेख प्राप्त नहीं होते जोगट व धौली के अंदर, यहाँ पे पृथक अभिलेख प्राप्त होते हैं और उन्हें कलिंग अध्यादेश कहा गया है। ठीक है ना। अब कलिंग अध्यादेश के अंदर अशोक कौन सी बातें कहता है, क्या कहता है? तो अशोक कहता है कि सारी प्रजा मेरी संतान है। अलग अभिलेख प्राप्त होते हैं, उनके अंदर अशोक एक बात कहता है कि सारी प्रजा मेरी संतान है और मैं उनके कल्याण के लिए कभी भी तैयार रहूंगा। मैं उनके कल्याण के लिए किसी भी वक्त तैयार रहूंगा। वो पृथक लेख में कहता है, कोटेशन दे दे कि सारी प्रजा मेरी संतान है, मैं इनके लिए कभी भी तैयार रहूंगा। ये बात कौन से अभिलेख के द्वारा कही गई है? तो ये कलिंगी अध्यादेश के लिए कही गई है। दूसरी बात, 2 पृथक अभिलेख मिलते हैं और दूसरे अभिलेख में भी यही लिखा गया है, मैं प्रजा का कल्याण के लिए किसी भी वक्त तैयार रहूंगा। ये 2 बातें लिखी गई। ठीक है ना। अब 14 अभिलेख हैं और 14 के 14 अभिलेखों की चर्चा हमें अंदर के मैटर से करेंगे कि प्रथम अभिलेख में क्या लिखा गया है, दूसरे में क्या लिखा गया है, तीसरे में क्या लिखा गया है, चौथे में क्या लिखा गया है। ठीक है ना। तो इनकी चर्चा जो हम करेंगे वो अगले वीडियो के दौरान करेंगे। तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।